हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो सेंटर पर। मैं हूं आपका साथी मनीष कुमार। दोस्तों, आज 31 जुलाई 2022 को संपन्न होने वाली परीक्षा राजस्व लेखपाल 2022 मेंस परीक्षा का जो है आंसर की आपके सामने मैं लेके आया हूं और उम्मीद है कि आप भी बड़े उत्सुक होंगे कि एक एथेंटिक आंसर की आपके पास पहुंच जाए, जिसमें कोई दुविधा ना हो, जिसमें आपके मन में कोई शंका ना हो कि ये प्रश्न तो हमारा सही है, ये आंसर की आपको गलत बता रही है। और आपको मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो आंसर की है ये पूरी प्रामाणिकता के साथ, तथ्यों के साथ और बेहतर रिसोर्सेज के साथ, स्रोतों के साथ आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो समय बर्बाद न करते हुए चलिए हम शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने क्वेश्चन पेपर लिया है वो डी सीरीज़ का लिया है, तो आप उसी के हिसाब से आप प्रश्नों को देख सकते हैं। 100 प्रश्न ही है, आप किसी भी सीरीज़ के हों तो आप मिला सकते हैं। तो इसमें शुरुआत में हिंदी ही है और हिंदी से ही ये प्रश्न शुरू हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ अनसीन पैसेज है। तो 1 से 5 तक के प्रश्न जो है अनसीन पैसेज पे है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न पे आते हैं और अनसीन पैसेज को कभी सॉल्व करने का मैं आपको बेहतर तरीका बताऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पढ़ो सेंटर पे। तो आप इसको सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको अनसीन पैसेज यानी कि जो है गद्यांश, और चाहे इंग्लिश में है चाहे कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में हो, उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसका बेहतर तरीका आपको बताया जाएगा। चाहे आप जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर देते हो, चाहे आप आईएएस के पेपर देते हो, इसके बीच में जो भी एग्ज़ाम आते हैं उन सब एग्ज़ामों के लिए आपको इस चैनल पे बेहतर तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न कि असफल व्यक्ति क्या अर्जित कर सकता है। तो इसका जो है प्रमाण के साथ मैं आपको इस अनसीन पैसेज यानी कि इस गद्यांश में ही आपको मैं उत्तर दिखाऊंगा। कोई हवाबाजी नहीं होगी यहाँ पे। 1 से 5 तक आपको सारे प्रश्नों के उत्तर इसी गद्यांश में से दिखाए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न, हम फिर से देख लेते हैं। असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है, तो इसका आप देखेंगे तो 5वीं लाइन में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है असफलता प्राप्त होती है कि पूर्ण विराम के बाद ये लाइन स्टार्ट होती है। असफल व्यक्ति निराश हो जाता है, किंतु मनीषियों ने असफलता को भी सफलता की कुंजी कहा है। मेरा नाम भी मनीष कुमार है, तो मनीषियों ने असफलता को भी सफलता की कुंजी कहा है। तो उत्तर ये होगा कि अनुभव की संपत्ति। अब आप कहेंगे कि उत्तर कैसा है, उत्तर तो मैचिंग नहीं हो रहा है। तो फिर से मैं आपको लिए लाइन पढ़ दे रहा हूँ कि किसी भी कर्तव्य की पूर्णता पर सफलता एवं असफलता के प्राप्त होता है। असफल व्यक्ति निराश हो जाता है, किंतु मनीषियों ने असफलता को भी सफलता की कुंजी किया है। और असफल व्यक्ति अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है जो उसके भावी जीवन का निर्माण करती है। तो अनुभव की संपत्ति, ये प्रश्न आ गया और प्रश्न का उत्तर भी आपको पैराग्राफ में ही मिल गया कि असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है, तो अनुभव की संपत्ति को अर्जित करता है। दूसरा प्रश्न देखेंगे कि मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए। तो ऑप्शन ए देखेंगे निष्काम भाव से, ऑप्शन बी देखेंगे सफलता असफलता की चिंता किए बिना, ऑप्शन सी देखते हैं आशा निराशा के चक्र में फंसे बिना, और डी है उपर्युक्त सभी। तो अब आप इसमें पैराग्राफ में जाते हैं तो आपको पहली ही लाइन में इसका उत्तर मिल जाता है कि मनुष्य को निष्काम भाव से सफलता असफलता की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। 2 विकल्प यही हो गए। और आशा एवं निराशा के चक्र में फंसे बिना उसे निरंतर कर्तव्य करते रहना चाहिए। तो तीनों विकल्प आपके यहीं पे मिल जाते हैं, तो इसलिए उपर्युक्त सभी हो जाएगा। तीसरा देखते हैं कि मनीषियों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है। तो अभी हमने ऊपर देख ही लिया, बार बार ऊपर जाकर के पैराग्राफ देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। पढ़ो सेंटर पे आप इतने काबिल हैं और नहीं हैं तो आप ज्वाइन करें, आपको काबिल बना दिया जाएगा कि असफलता को सफलता की कुंजी कहा गया है। चौथा देखते हैं, सेकंड लास्ट इस पैराग्राफ का 5 क्वेश्चन ही थे कि कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। तो आप यही देखेंगे कि आपको इसी में प्रश्न मिलेगा। आप यहाँ पर आ जाएंगे कि उद्देश्य की पूर्ति के लिए दोबारा प्रयत्न नहीं करते, ऐसे व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। उत्तर आपको मिल गया कि जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते उनका जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। और इस पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न, अंतिम प्रश्न 5वां है कि जीवन की सार्थकता किस में है। तो ए आप देखेंगे हर समय सोते रहने पे, तो ये अनावश्यक विकल्प है। बहुत सारा धन कमाने में, ये भी अनावश्यक विकल्प है। और आप 5वां अंतिम लाइन पे आप देखेंगे
तो मैं पैराग्राफ की तरफ आपका ध्यान जो है ले जाना चाहता हूँ। इसमें आप देखेंगे तो विघ्न बाधाओं की सफलता असफलता की है तथा हानि लाभ की चिंता किए बिना कर्तव्य के मार्ग पर चलते रहने में जो आनंद एवं उत्साह है उसमें ही जीवन की सार्थकता है। तो यहाँ पर है कर्तव्य मार्ग पर चलते रहने के आनंद में, यानी कि विकल्प सी सही होगा। छठवां देखते हैं कि निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो पत्र अलय नहीं होता है, पत्र आलय होता है। मरण असन्न नहीं होता, मरणासन्न होता है। वीर अंगना, तो ये वीर अंगना मिल करके वीर तो का बोध हो रहा है। जब कभी आपको संधि विच्छेद पढ़ाया जाएगा, कभी नहीं, आपके लिए जो है ये लाया जाएगा हिंदी का सीरीज़, तो उसमें आप देखेंगे तो वीर का बोध हो रहा है और अंग, तो ये आंगना वीरांगना बन जाएगा। तो इसमें विकल्प सी सही होगा, छठवें का सी। सातवां देखते हैं कब्र में पैर लटकना, तो ये जो है ए विकल्प सही होगा, मृत्यु के समीप रहना, समीप होना। कब्र में पैर लटकना का पर्याय होता है मृत्यु के समीप होना। आठवां देखेंगे कि निम्न में से शलाका का तद्भव रूप क्या है, तो शलाका का तद्भव रूप है सलाई। नौवां देखेंगे कि आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो मोद और हर्ष, ये जो है आनंद का सही पर्यायवाची है। जिनका भी आनंद नाम है वो अपने आनंद के नाम से याद रखें, मोद और हर्ष ये जो है उचित पर्यायवाची है। 10वां देखेंगे अपना पराया किस समाज का उदाहरण है, तो ये द्वंद्व समाज का है। भाई बहन, माता पिता, जीजा साली, ये इस तरीके के आपको जो है जब द्वंद्व के चैप्टर पढ़ाए जाएंगे और जल्दी ही पढ़ाए जाएंगे पढ़ो सेंटर पे, तो उसमें आपको बताया जाएगा, कुछ लक्षण बताए जाएंगे जिनसे आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सा समास है। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस आंसर की को तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो दुविधा में हैं, उनको ये पता चलना चाहिए। और अपने स्कोर को कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि आपके लिए कट ऑफ को डिसाइड किया जा सके। आप काफ़ी उत्सुक थे कि एक सही आंसर की आपके पास पहुँचे, तो ये पढ़ो सेंटर के माध्यम से आपके पास एक सही आंसर की पहुँच रही है। तो 11वां देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। और यहाँ पर मैं अपने चैनल का उल्लेख करना चाहूँगा कि मैंने आपको लिंग जेंडर पढ़ाया है, तो जिन्होंने भी उस चैप्टर को पढ़ा है या उस वीडियो को देखा है, हालांकि मैं अब उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप उसको जाके देख लीजिए। तो वहाँ से आपको पढ़ने के बाद ये पता चल जाता है, जिन्होंने भी वो वीडियो देखा होगा उन्होंने इसका विकल्प सही लगाया होगा। जैसे यामा है, योजना बनती है। मैंने आपको बताया था कि विकल्पों का प्रयोग वाक्यों में किया करें और वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि लिंग कैसा है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो योजना बनती है, भिक्षा मांगी जाती है और संबल जो है वो आपके लिए पुल्लिंग हो जाएगा। तो इसमें प्रश्न पूछा ही यही था कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। 12वां देखते हैं कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। तो बहुत ज़्यादा देखने की बात नहीं है। सांझ दोपहर का कोई मेल नहीं है, शुष्क क्षुद्र का भी नहीं, प्रसन्न और प्रफुल्ल का भी नहीं, कृपण कंजूस दाता दानी, तो ये विकल्प भी सही होगा। जीवनपति का समानार्थी शब्द कौन सा है, जो जीवन हरने वाले होते हैं वो है यमराज, और यमराज का जो है जीवनपति समानार्थी शब्द है। 14वां देखेंगे जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, अनेक पद के लिए एक शब्द कौन सा है। और यहाँ पर फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका भी वीडियो आपके लिए जो है पढ़ो सेंटर पे आया था, उसका भी लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख लीजिए। और वहाँ पर सीधा ये जो है प्रश्न जो आपका आया हुआ है ये रखा हुआ है, तो जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके अतीन्द्रिय। 15वां है कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो पूर्ति, अभिव्यक्ति, विवाह और छवि। तो विवाह जो है वो पुल्लिंग शब्द है। पंखा का बहुवचन क्या होगा, तो पंखे। और 17वां है दुशासन का संधि विग्रह क्या होगा, तो दुह और शासन, ये आपका दुशासन का संधि विग्रह होगा। 18वां है कि निम्न में से कौन से शब्द की वर्तनी सही है, तो भाग्यवान मान नहीं होता है, भाग्यवान होता है। रामायण नहीं होता, रामायण होता है। वाल्मीकि में बड़ी की मात्रा होती है और यहाँ पर विकल्प सी सही होगा, ललायत। 19वां देखेंगे कि निम्नलिखित शब्दों का और विचार कीजिए। अधोगति जो है इसमें मात्रा की गलती है, उज्ज्वल आधा ज लगेगा। तो तीसरा और चौथा देखेंगे तो विस्मरण और हितैषी, ये जो है आपके विकल्प सही होंगे, ठीक है। तो खग जाने खग की भाषा का क्या अर्थ है, तो इसमें जो है 20वां देखेंगे तो इसका बी सही होगा, समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को सराहते हैं।
21वां है हरि मोहन को रुपए देता है। दोस्तों इसका भी जो है कारक मैंने आपको पढ़ाया था पढ़ो सेंटर पे, तो इसका भी जो है लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप सीधा सीधा देखेंगे हरि की जगह राम का प्रयोग किया था और ये प्रश्न सीधा आया हुआ है। तो हरि ने किसको, राम को क्या दिए, रुपए दिए। तो यहाँ पर कर्म कारक का प्रयोग है। अरुण शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा है, प्रातःकालीन सूर्य। लोग कहते हैं कि अरुण जो है लालिमा लिए हुए आया, तो प्रातःकालीन सूर्य को अरुण अरुण कहते हैं और सिंदूर को भी अरुण कहते हैं। अब देखते हैं 23वां, आज की सभा में अनेक लोग उपस्थित थे। वाक्य के लिए किस भाग में अशुद्धि है, तो अनेक अपने आप में बहुवचन है, तो बहुवचन में अनेकों लगाना ही जो है यहाँ पर अशुद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अनेकों गलत हो गया, तो अनेक ही अगर लिखा जाता तो ये शुद्ध शब्द होता, तो अनेकों लोग। 24वां देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो अक्षर। जब मैं आपको तत्सम का चैप्टर पढ़ाऊंगा और जल्दी ही पढ़ाया जाएगा आपको पढ़ो सेंटर पे, आप इससे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो अक्षर क्ष जहाँ आता है, क्ष का मतलब ये हो जाता है कि वो तत्सम शब्द ही है, और जहाँ पर बिंदी होती है वो तत्सम शब्द होते हैं। लेकिन चंद्र बिंदु के मामले में ये नियम बदल जाता है, वहाँ पर वो तद्भव हो जाते हैं। तो ए और बी आपका एलिमिनेट हो जाता है, आपका कट जाता है। तो आंसू में भी चंद्र बिंदु है और आँख में भी चंद्र बिंदु है, तो ये गलत हो जाएगा। आशीष में मात्रा गलत है, ये नहीं होगा। और जो है अक्षर छ आ रहा है, तो छ आने की वजह से ये तत्सम शब्द हो जाएगा। और फिर 25वां देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो उसे मृत्युदंड की सजा हुई। मृत्युदंड अपने आप में एक सजा है, उसके लिए सजा शब्द का इस्तेमाल करना बोलने में या लिखने में गलत होगा, तो पहला गलत है। दूसरा, विंध्याचल पर्वत पर घने व जंगल हैं, ये शब्द ये सही है वाक्य। और यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, तो शुद्ध भैंस का नहीं बल्कि भैंस का शुद्ध दूध मिलता है, ये वाक्य सही हो जाता है। लेकिन तीसरा भी गलत है। और मेरे को उससे बात करना पसंद नहीं है, तो ये अपने आप में आपको समझ में ही आ गया होगा कि ये तो अशुद्ध ही है। तो यहाँ पर 25वें का विकल्प बी हो जाएगा। और उसके बाद ये हिंदी हो गया दोस्तों। अब उसके बाद जीएस देखते हैं। मैथ के लिए आप सॉल्व हो रहा है, इसके लिए अलग वीडियो आएगा आपके लिए। तो अब आ जाते हैं सीधे जीएस पे। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश में ये तीनों विकल्प जो NH4, NH8 और NH2 दिया है ये गलत है। और NH34 ये उत्तराखंड से MP तक का है, और उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई जो है वो 723.40 किलोमीटर है। तो उत्तर प्रदेश में ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और 52 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, तो वो है थारू। और उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो उत्तर प्रदेश शेयर इज़ द बाउंड्री विथ हाउ मैनी स्टेट्स इन इंडियन यूनियन। अगर इंडियन यूनियन नहीं लिखा होता तो ये 8 होता, लेकिन अब इंडियन यूनियन शब्द का प्रयोग कर दिया गया है। चूँकि आपको पता ही होगा, आप इतना जानते ही हैं कि हमेशा कोई भी अगर प्रश्नों में विभेद होता है तो वहाँ पर इंग्लिश वर्जन को ही मान्यता दी जाती है। तो इंडियन यूनियन की अगर बात कर लिया है तो एक संघ शासित क्षेत्र दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी है वो, और 8 राज्य, तो टोटल 9 जो है वो आपके उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। अब उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर बात करते हैं। खाली स्थान पर आधारित है, किस पे आधारित है, तो मत्स्य पालन पे नहीं होगा। अगर 2011 की जनगणना देखेंगे हम, तो 2011 की जनगणना के अनुसार 59.3% लोग कृषि पर आधारित है, यानी वो कृषि पर उनको रोज़गार मिलता है। तो उत्तर प्रदेश की जिस पे सबसे ज़्यादा रोज़गार मिल रहा है, तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित होगी, जिस पे सबसे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो वो कौन सी हो गई, कृषि हो गई। ठीक है, तो अब अगला देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में IT शहर स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पर किया जा रहा है, तो लखनऊ में किया जा रहा है। निम्नलिखित में से, और लखनऊ में किया जा रहा है, तो इतना आप याद रखें कि ये अक्टूबर 2016 में ही ये पास हो गया है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये उत्तर प्रदेश स्पेशल के जो प्रश्न आए हैं, ऐसा नहीं है कि हालिया ही प्रश्नों को उठाया गया। 2016 का अगर टॉपिक उठाया जा रहा है तो आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल को काफ़ी बेहतर ढंग से तैयार करना होगा, जो कि आपको इस चैनल पर कराया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिस महासागर से जोड़ता है, काफ़ी आसान ज्योग्राफी का सवाल रहा, तो उसके लिए आंसर भी हो जाएगा बी, जिब्राल्टर के जलडमरू मध्य। ठीक है, अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश के मंदिरों का शहर के रूप में जाना जाता है। आप इंडिया का जीके उठाएं या उत्तर प्रदेश का जीके उठाएं, तो मंदिरों के शहर के रूप में वाराणसी को जाना जाता है। और काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन रहा ये मैचिंग का।
तो जिनको भी गोविंद वल्लभ पंत सागर की बात पता होगा, उसका लोकेशन, तो वो रिहंद नदी उन्होंने मार दिया होगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको, चूँकि ये पढ़ो सेंटर है, आपका मल्टी डायमेंशनल थॉट को डेवलप किया जाता है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपने विकल्प में देखा होगा कि जामनी बांध और जामनी नदी, जैसे आपको विकल्प यहाँ देखिए, तो एक 4 का ए, तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता था, तो अगर 4 को ए से मैच कर देते तो आपका ये विकल्प ए सही हो जाता। तो इस तरीके से एलिमिनेट भी करते हैं। आपको यहाँ पर प्रश्न को कैसे डील करना है ये भी सिखाया जाएगा। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध रिहंद नदी हो जाएगा। तो 1 का बी और 2 का सी और 3 का डी और 4 का ए। अगर आपने 4 का ए ही पकड़ लिया होता तो आपका ये विकल्प, ये प्रश्न सही हो जाता। और अगर आपने सही किया तो आप शाबाशी के पात्र हैं, क्योंकि आपने काफ़ी अच्छा किया है। 59 देखते हैं, आप कंप्यूटर वायरस का कैसे पता लगा सकते हैं। तो ईमेल संदेश भेजकर, सर्दियों के दौरान लैपटॉप का उपयोग करके, ये सब अनावश्यक विकल्प हैं आपको भ्रमित करने के लिए। सी विकल्प देखते हैं, ईमेल अटैचमेंट खोलकर। आप साइबर सेल के द्वारा, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा आपके पास भी मैसेजेस आते होंगे और आप देखते भी होंगे कि जब तक आप ईमेल, आपको जैसे मैंने आपको ईमेल किया और ईमेल के साथ अगर कोई अटैचमेंट आपको ईमेल प्राप्त होता है, अगर आपने उसको ओपन किया, क्योंकि मैंने तो आपको पर्सनली मैसेज किया है, लेकिन अगर आपने उसके साथ अटैच्ड किसी फाइल को खोला है तो डेफिनेटली वो वायरस है, और वायरस आपके पूरे सिस्टम को, आपके पूरी फाइल को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो कभी भी नहीं करना चाहिए। ये एक जनरल नॉलेज का प्रश्न भी है और साथ ही साथ आपकी जागरूकता के लिए भी प्रश्न है। तो अगला देखते हैं फिर 59 के बाद 60, और इसमें सिर्फ शब्दों से खेला गया है और कोई प्रश्न को हो तो जटिल प्रश्न नहीं था ये। अब आप प्रश्न देखिए कि नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है। अब ऐसे प्रश्न जब आप आ जाएं तो आप सीधे पॉइंट पे आया करिए, आप बीच की चीज़ों को स्किप कर दें। आपको इस चैनल पे क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं मैं बार बार कह रहा हूँ कि सिखाया जाएगा, आप इस चैनल से ज़्यादा जुड़ें। अब आप यहाँ पे क्या करें कि नई प्रौद्योगिकियों के द्वारा उपयोग करके मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है, बीच की चीज़ें आप स्किप कर दें, क्योंकि वो आपको उससे भ्रमित करने के लिए ही रखी गई हैं। तो आप जब विकल्प देखेंगे तो नई प्रौद्योगिकी क्या करेगी, प्रदूषण और खपत में कमी आएगी, तो मनुष्य और पर्यावरण दोनों को लाभ होगा। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न सही हो जाएगा। 61 देखते हैं कि कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप EBC को फतह करने वाला सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोही में से एक बन गया। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट का प्रश्न पूछा, बहुत से करंट दिए गए आपको, लेकिन उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहा और इसका विकल्प होगा बी, रिधम ममानिया। अब इनके बारे में आपको जान के बहुत ही आश्चर्य होगा कि इनकी उम्र मात्र 10 साल की है। दूसरा आश्चर्य आपको ये होगा कि इन्होंने ना तो कोई ट्रेनिंग ली और ना ही किसी कोच का सपोर्ट लिया, ना इनका कोई कोच था, ना इन्होंने कोई ट्रेनिंग ली। और एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचना भी एक बहुत ही मुश्किल काम है, और ये मुंबई के हैं। और उससे भी बड़े ताज्जुब की बात है कि ये 5th क्लास के विद्यार्थी हैं, कक्षा 5वीं में पढ़ने वाला विद्यार्थी बेस कैंप तक पहुंच जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो रिधम ममानिया का नाम आप याद रखिए, आने वाली किसी भी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, और कहाँ के ये भी पूछा जा सकता है, महाराष्ट्र। 62 देखते हैं कि किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया। तो जो इतिहास में थोड़ा भी बहुत रुचि रखते हैं उनको पता होगा कि हैदराबाद के खिलाफ, तो ऑप्शन सी सही है। डेट आप नोट डाउन कर लें, आपको जो है लिखने के लिए जो कुछ भी एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन में मिल रहा है वो आपको लिखने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सितंबर में भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का अगली परीक्षा है, और साथ ही साथ आपकी आने वाली किसी भी परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं। ये प्रश्न हल्के नहीं थे, नॉर्मल लगने वाले, आपको लग सकता है कि पेपर काफ़ी इजी था, लेकिन जब कभी फैक्ट की बात आती है तो फैक्ट में गलतियां होने की संभावना ज़्यादा होती हैं। तो आप याद रखें कि ऑपरेशन पोलो हैदराबाद के रियासत के लिए जो है चलाया गया था, और इसकी डेट लिख लें आप कि 13 सितंबर 1948 से 18 सितंबर 1948 तक। ठीक है, अब अगला देखते हैं किस देश ने मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करी। तो चीन ने करी। और अगला देखते हैं 64 यानी 64वां कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था। तो आपको बहुत से सोर्सेज से बहुत सी चीज़ें आपको पता चली होंगी, लेकिन ये जो है 1938 में जब सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे,
तो उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर, चूँकि दोनों लोग कोलकाता से थे, तो उन्होंने पत्रकार के सामने अपने जो है देश के नायक, अपने नायक को देश नायक कहा था, यानी सुभाष चंद्र बोस को कहा था। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो अब देखते हैं आयोग क्या मानता है, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे सोर्सेस के हिसाब से, चूँकि पूरी प्रामाणिकता के साथ आपके सामने लेके आ रहा हूँ, तो इसका विकल्प होगा बी। अब अगला कि बफिन आइलैंड जो है किस देश में स्थित है? तो एक कनाडा में स्थित है और कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप है। और इसके साथ एक फैक्ट और लिख लीजिए आप कि विश्व का 5वां सबसे बड़ा द्वीप है। और फिर से जो है पड़ो सेंटर की एक उपलब्धि की प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है? तो अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत निहित होगा ये। और ये अगर आपने जो है पड़ो सेंटर पे अनुच्छेद और संविधान के भाग नहीं देखे हैं, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उसको देखें, जिससे कि आने वाली परीक्षा में आपको फ़ायदा हो। तो इसका विकल्प हो जाएगा 66 का ए। 67वां देखते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं? तो गोवा में आपकी 2 सीटें हैं, तेलंगाना में 17 सीटें हैं, उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, और सिक्किम में 1 सीट है। नागालैंड में कई राज्य हैं जिनकी 1 सीट है, तो बाद में कभी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर विकल्प आपका सी सही होगा। EFT का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। अगला देखते हैं 69 का जो है BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। और BC राय का जो कौन थे? तो विधान चंद्र राय, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और साथ ही साथ एक चिकित्सक और एक राजनेता। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो 1962 में की गई। और कितना दिया जाता है धनराशि? तो 1 लाख रुपए। ये आप लिख लें, क्योंकि अगली परीक्षा में क्या पता है इससे रिलेटेड जो है आपसे प्रश्न पूछा जा सके, क्योंकि क्वेश्चन से बनते हैं, पेपर से पेपर बनते हैं। अगला देखते हैं 70वां क्वेश्चन कि किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद लागू करने का कारण क्या था? कि 1978 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, मोरारजी देसाई की प्रधानमंत्री बने थे वो हमारे। तो उन्होंने 1 साल पहले ही जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया था, और जो है रोलिंग प्लान लेके आए थे वार्षिक। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। 71वां देखते हैं कि 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, भारत का वायसराय कौन था? तो जिस बालक ने भी ये लगाया लॉर्ड बेवेल, गलत है, लॉर्ड लिनी लिथुगो होंगे। क्यों? क्योंकि उनका कार्यकाल आप देख लीजिए 1936 से 1943 होता है। और भारत छोड़ो आंदोलन, ना कि भारत के स्वतंत्रता का जो है अधिनियम, बल्कि भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में पास हुआ था, वो 1942 आ जाएगा लॉर्ड लिनी लिथुगो के कार्यकाल के दौरान, क्योंकि ये 1936 से 1943 तक भारत के वायसराय रहे थे। अब अगला देखते हैं कि सती प्रथा किसके द्वारा समाप्त किए गए? ये तो जग जाहिर उत्तर है इसका, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में, 1829 में। अगला देखते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? तो उस समय तो कोई विनिर्माण क्षेत्र नहीं था, कोई सेवा क्षेत्र नहीं था। विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र द्वितीय तृतीयक में आ जाते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र था कि कृषि और कच्चे माल का उत्पादन, और कच्चे माल के उत्पादन में आपका कृषि आता है, खदान आता है, जिससे यहाँ आपको कच्चे माल मिल सकते हैं। और ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि भारत से कच्चे माल को लेके जाना और ब्रिटेन तक पहुँचाना, और ब्रिटेन से जो है उसको मैन्युफैक्चर्ड करके भारत में लाके डंप करना। ये इतिहास का बहुत ही जटिल विषय है, और जटिल विषय को पढ़ो सेंटर पे आसान किया जाता है, तो इसलिए मैं आपको यहीं पर बता दे रहा हूँ कि इतिहास के माध्यम में ये हुआ था कि गुलामी का मतलब ये नहीं था कि आपको सिर्फ ये एहसास कराना कि आप गुलाम हो, बल्कि ये फाइनेंशियल था, एक इकोनॉमिकल प्रोसेस थी कि जिसके तहत आपको गुलाम बनाया गया, आपसे कच्चे माल लिए गए, और एक बड़ा मार्केट होने की वजह से ब्रिटेन में उसको जो है मैन्युफैक्चर्ड करके उन कच्चे मालों से बना करके चीज़ों को और ला करके डंप किया गया या भारत के मार्केट में। ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, फिर कभी जो इतिहास के जब चैप्टर करेंगे तो उस पर बात करेंगे। तो इसका विकल्प हो जाएगा आपका विकल्प ए, 73 का ए। 74 देखते हैं कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल किया गया है? और फिर से मैं क्रेडिट लेता हूं पढ़ो सेंटर का, क्योंकि आपको अनुच्छेद और भाग सब कुछ बताए गए हैं,
और उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा उस वीडियो का भी। और अनुच्छेद 36 से 51 तक आपके नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए हैं। 75 देखते हैं कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया, तो साबरमती से शुरू किया था। डेट क्या थी, डेट को आप लिख लें 12 मार्च 1930। इसको दांडी मार्च भी, माफ़ी चाहूँगा, उसको दांडी मार्च भी कहते हैं, ठीक है। 76 अब ये आ जाता है ग्रामीण परिवेश का, और इसमें बहुत से आपको कंफ्यूजिंग आंसर्स मिल सकते हैं, लेकिन ये पूरे रिसोर्सेज के साथ। और मैं ये भी बता दूँ यहीं पर कि ये ग्रामीण परिवेश का इसका मतलब ये नहीं कि राजस्व लेखपाल में ही पूछा गया है। ये कभी भी, चाहे आप ग्रुप डी से ले ग्रुप ए तक के एग्ज़ाम देंगे, आप अगर इस सेक्शन को बढ़िया से देखते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। तो देख लेते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई, तो यूपी मातृभूमि योजना। अब इस योजना के बारे में जान लेते हैं कि जो आर्थिक रूप से सक्षम है, चाहे वो विदेश में है चाहे देश में है, अगर उनको अपने मातृभूमि जहां उन्होंने जन्म लिया है उसके प्रति प्रेम उमड़ता है और वो चाहते हैं कि उसका कायाकल्प हो, उसका विकास हो, तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने यह योजना को लागू किया कि 60% आप धन खर्चा करें, 40% हम धन खर्चा करेंगे, और जिस जगह पर आपने जन्म लिया है वहाँ उसका पुनरुद्धार करेंगे, वहाँ के लोगों का विकास करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ जिस घर में आप जन्म लिया उसका पुनरुद्धार करेंगे, बल्कि उस क्षेत्र का विकास करेंगे। और उसके बाद विकास होने के बाद जो शिलापट्ट लगाया जाएगा उस पर आपका नाम दर्ज किया जाएगा, तो आप वहाँ के उस क्षेत्र के विकास में एक ऐतिहासिक व्यक्ति हो जाएंगे। और ये किनके लिए है कि एक जो काफ़ी आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं, तो इसका विकल्प हो जाएगा 76 का ए। 77 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार और रोग की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए है। तो विकल्प देखते हैं, विकल्प से ही आपको समझ में आ जाएगा। उज्ज्वला योजना गैस वितरण से है, और धुआं का और महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित है, बहुआयामी है ये, तो इसमें ये नहीं आएगा। दूसरा है आजीविका योजना, ये भी नहीं है। उस्ताद योजना अल्पसंख्यकों के विकास के लिए है, उनको स्किल्ड करने के लिए है, तो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 77 हो गया। अब देखते हैं 75, और बड़ा ही अच्छा है कि जो विकल्प थे उसी से प्रश्न बना। तो अभी मैंने ऊपर बताया आपको कि पेपर से ही पेपर बनते हैं, तो विकल्प में आप देख लें कि विकल्प से ही प्रश्न बन गया कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं और शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता के लिए है, तो वो है उस्ताद योजना। अब प्रश्न ये उठता है कि उस्ताद का फुल फॉर्म क्या है, तो आप इसको लिख लें कि अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स ऑब्लिक क्राफ्ट्स डेवलपमेंट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स ऑब्लिक क्राफ्ट्स डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये उस्ताद का फुल फॉर्म हो गया। और ये शुरू कब किया गया था, तो 14 मई 2015 को। कहाँ से, वाराणसी से, वहाँ के अल्पसंख्यकों को आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में स्किल्ड करने के लिए, ठीक है। उस्ताद योजना ये हो गई। अगला देखते हैं कि 79 कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं की उद्यमशीलता कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है, तो वो हो जाएगा ट्रेड, TREAD, ट्रेड योजना। अब फिर से यहाँ पे प्रश्न उठता है कि ट्रेड का फुल फॉर्म क्या है, तो उसको भी आप लिख लें, मैं 2 बार बोलता हूँ। ट्रेड रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप असिस्टेंस एंड डेवलपमेंट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ट्रेड रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप असिस्टेंस एंड डेवलपमेंट। इसके द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की गई, उद्यमशीलता की। तो अब देखते हैं 80 जो है कन्या विद्याधन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों की लड़कियां जो हाई स्कूल पास हैं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए खालिस्तान एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए। फिर से यही बात आ गई कि इस इंग्लिश क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन में आप देखेंगे तो आखिरी लाइन में लिखा है कि हायर एजुकेशन। तो आप जब इस योजना को, कन्या विद्याधन योजना को पढ़ेंगे तो उसमें हायर एजुकेशन की जब बात आती है तो हायर एजुकेशन की बात करने के बाद, अब ये नहीं कि 10th क्लास के पास के बाद,
ये तो प्रश्न है ही है, लेकिन उसने प्रश्न में एक स्टेप और आगे बढ़ के उसने हायर एजुकेशन की बात की है। तो 10+2 जो है हायर एजुकेशन नहीं है, उसके 10+2 के बाद हायर एजुकेशन स्टार्ट होता है, तो उसमें 30,000 रुपये की प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो विकल्प सी सही होगा। 81 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है। बार बार ये रिपीट करके शब्दों को आपको भ्रमित किया जा रहा है। तो इसमें जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय होगा। और 82 देखते हैं कि सौर फोल्टेवोल्टिक, इसमें भी शब्दों का खेल खेला गया है कि सौर फोल्टेवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट 2 HP सरफेस सोलर पंप के लिए कितने अनुदान के पात्र हैं। तो इसमें आप बिल्कुल भ्रमित मत होइए, बस इतना समझिए कि 82 के प्रश्न का उत्तर डी होगा और इसमें 60% का प्रावधान है। तो 60% विकल्प में कहीं है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होगा। अगला देखते हैं 83 कि स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय नोडल विभाग के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, ये सीधा सीधा प्रश्न है। और 84 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थानों में प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को, प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है, मुफ्त में आने के लिए परिवहन, मुफ्त दवाएं, मुफ्त निदान, मुफ्त रक्त और मुफ्त आहार प्रदान करती है। मुफ्त मुफ्त मुफ्त, तो JSSK जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ठीक है, तो 84 का आपका हो जाएगा विकल्प ए। अगला देखते हैं 85 निम्नलिखित में से किस मंत्रालय नोडल विभाग की केंद्र में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। तो अब बाल विकास की बात की जा रही है, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को अगर एलिमिनेट करना आप सीखना चाहते हैं तो चलिए ठीक है, रख लेते हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। बी है पेयजल स्वच्छता मंत्रालय, तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि बाल विकास की बात की जा रही है। युवा मामले और खेल मंत्रालय बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि बाल विकास की बात की जा रही है। डी ऑप्शन देखते हैं महिला एवं बाल विकास, तो बाल की बात की गई बाल विकास की, तो बाल विकास की प्रश्न में भी बात की गई है, विकल्प में भी बात की गई है, तो मंत्रालय यही होगा। आपको मैं तुक्का मारना नहीं सिखा रहा हूं, बल्कि आपको प्रश्नों को एलिमिनेट करके सॉल्व करना सिखा रहा हूं। तो यहां पर विकल्प डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 86 का निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गाँव की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए है। तो ये स्वामित्व योजना है, स्वामित्व योजना नाम दिया गया है इसको। 86 और का सी होगा। और ये स्वामित्व योजना कोरोना काल में 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई थी। कोरोना के टाइम पे 24 अप्रैल 2020, तुक्का भी मारना हो तो याद रखिएगा, कोरोना के टाइम पे शुरू की गई थी। अगर भविष्य में किसी परीक्षा में ये प्रश्न आ जाता है तो 87 का देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है। अगर आप इन सारी योजनाओं का फुल फॉर्म जानते हैं तो आपको ये प्रश्न डील करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि पहला ही विकल्प आप देख लीजिए, आप प्रश्न देख लीजिए कि कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है। तो भारत की बात किया है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री को याद कर लेंगे, भारत का प्रधानमंत्री, और उसके बाद जी से ग्रामीण, एस से सड़क और वाई से योजना। तो ग्रामीण सड़क संपर्क विकास योजना। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्नों को डील किया करिए और ये बहुत आसान हो जाएगा। आप इस चैनल से जुड़ेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो 87 का ए हो जाएगा। फिर आते हैं 88 पे, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्वयं सहायता मॉडल को सशक्त बनाना है। बहुत से आपको विकल्प मिलेंगे, कोई ए मानेगा, कोई बी मानेगा। मैं आपको यहाँ पे सी बता रहा हूँ और पूरे प्रमाण के साथ बता रहा हूँ कि 88 का सी विकल्प जो है वो सही होगा, क्योंकि आजीविका मिशन के तहत आजीविका सखी जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत नियुक्त की जाती हैं, 1500 से 6000 वेतन उनका रखा जाता है और महिलाओं की इसमें जो है भूमिका होती है। तो ये 88 का विकल्प सी होगा। आप इसकी प्रामाणिकता का जांच करना है तो जब आयोग की आंसर की आएगी आप उसमें देखेंगे कि ये सी विकल्प सही होगा।
अगला देखते हैं 89 का कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की रोजगार गारंटी दी जाती है जो अकुशल शारीरिक कार्य करने को इच्छुक हैं। तो ये अगर मनरेगा भी होता तब भी सही होता, हालांकि डी ऑप्शन में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की बात की है तो ये सही हो जाएगा। 90 देखते हैं भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, ध्यान दीजिए, विधवाओं, बुजुर्गों और विकलांग 3 लोगों की बात की है, लोगों के पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो ये आपका विकल्प हो जाएगा 90 का बी। और ये क्या है, NSP। अब देखिए कि प्रश्न जो है योजनाओं से, चूँकि ग्रामीण योजनाओं और ग्रामीण परिवेश की बात करी थी, तो 15 अगस्त 1995 में NSP की शुरुआत हुई थी। और NSP का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। और ये किन के लिए शुरू किया गया था, वृद्ध, विधवा और विकलांग के पेंशन के लिए। तो आप ये देख सकते हैं पेपर का स्तर कि योजनाएं एक ऐसी चीज़ हैं कि जो भारत में आज भी कुछ योजनाएं कार्यान्वित हैं जो पहले भी चला करती थी, उनकी उपयोगिता ख़त्म नहीं होती है। तो आप किसी भी योजना को ये मान के मत चला करिए कि वर्तमान सरकार है उससे संबंधित है। अगर वो बहुमूल्य है, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचाती है योजना, तो वो पूछी ज़रूर जाएगी, चाहे वो कभी भी शुरू की गई हो। ठीक है, तो 90 का ये हो गया। अब आ जाते हैं सीधे 91 पे और अंतिम बढ़ रहे हैं हम अंतिम चरण पे। तो पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है, तो लखनऊ में। लखनऊ का एक क्षेत्र है अलीगंज, जहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इलाहाबाद की एक शाखा भी है, एक भवन है उत्तर UPSC भवन, और ट्रेनिंग भी वहीं पे होती है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की। तो उसी अलीगंज इलाके में लखनऊ के वहाँ पर पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना था। तो इस प्रश्न में बहुत कुछ है नहीं, तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जो है वो किया गया। 93 देखते हैं, इसमें कुछ जानने लायक चीज़ें हैं कि भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को रोकने को प्रस्ताव करती है। तो पूरा के बारे में जान लेते हैं कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम साहब का ये विचार था कि गांव में ही ऐसी व्यवस्था की जाए, ऐसा डेवलपमेंट किया जाए कि गांव से कोई भी युवक शहर की तरफ आकर्षित होकर के ना आए, उसको सारी सुविधाएं गांव में ही मिलें। और भारत सरकार ने इस चीज़ को माना और इसी योजना को पूरा नाम दिया गया। ठीक है, और पूरा का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोविज़न ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ टू रूरल एरियाज। फिर से बोल दे रहा हूँ, प्रोविज़न ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ टू रूरल एरियाज। ठीक है, तो 93 ये हो गया। अब 94 देखते हैं, UPRRDA, ये फैक्ट है, यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई, तो 2011 में। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष शुरू किया गया। न्यूज़ में आपने देखा होगा कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2.0 किस वर्ष शुरू किया है, 2.0 लिख करके आता है अगर दूसरा चरण स्टार्ट होता है, तो वो आपका शुरू किया गया 95 का हो जाएगा C, मार्च 2020 में, कोरोना काल में ही। 96 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा की गई ई-स्वास्थ्य पहल है, तो वो विकल्प A हो जाएगा, उत्तर प्रदेश HMIS स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र। ठीक है, 97 देखते हैं कि निम्नलिखित में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना है। एकदम आसान सा सवाल था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 97 हो गया। अब आ जाते हैं 98 पे कि केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है। ऊपर मैंने 2 बार ही डिस्कस कर लिया। तो उज्ज्वला योजना, जिसके तहत सिलेंडर दिया जाता है, महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए सिलेंडर प्रदान किया जा रहा है फ्री, तो उसको कहते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। कमेंट करके आप बताएं कि उज्ज्वला योजना का प्रथम चरण कहाँ से और कब से शुरू किया गया। अब सेकंड लास्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस संस्थान का मिशन भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक स्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा, पुनर्वास और पुनः उत्पन्न करना था।
तो ये है उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम का कार्य। और इसी से सेकंड लास्ट प्रश्न से ही लास्ट प्रश्न बना, लगता है प्रश्नों की कमी थी। तो ये था सबसे आखिरी प्रश्न इस परीक्षा का और इस प्रश्न पत्र का, डी सीरीज़ का, कि भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित FFS का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है। तो फार्मर फील्ड स्कूल। तो दोस्तों ये था आपका सॉल्व पेपर, मैथ्स के आपको दे दिए जाएंगे। अब आपके इस सॉल्व पेपर से कितने स्कोर बन रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम जल्द से जल्द आपके लिए कट ऑफ डिसाइड कर सकें, क्योंकि हवाबाजी का काम इस चैनल पर नहीं होता है। आपके बताए हुए स्कोर के आधार पर आपके लिए कट ऑफ डिसाइड की जाएगी, ताकि आप अपने आप को सेफ जोन में महसूस कर सकें, आप अपने आप को चयनित महसूस करें। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिन लोगों ने भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत राजस्व लेखपाल 2022 का मेंस का एग्ज़ाम दिया है, तो उन सभी दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करें। और कैसा लगा आपका वीडियो, आज का वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। मैं आपका साथी मनीष कुमार।